हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट कई दिनों से आ रहे हैं और आप लोग इस बात की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि केंद्रीय बजट पर वीडियो कब बनाया जाएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और आपके सामने प्रस्तुत है जो भारत सरकार का केंद्रीय बजट होता है उस पर वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें प्रमुख चीजें क्या हैं और सरकार ने किन किन योजनाओं को लागू किया है, किस मद में कितने बजट का आवंटन किया है और हमारी परीक्षा के लिहाज से यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब की आपको आज जानकारी हम देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये भारत सरकार का बजट यानी कि केंद्रीय बजट है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट का वीडियो बना दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। यूपी बजट का वीडियो पहले से अवेलेबल है। ठीक है, ये केंद्रीय बजट है तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है केंद्रीय बजट 2020-21। ठीक है, और ये भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वहां से इसको जारी किया जाता है। जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसको पेश करते हैं संसद में। तो आज इसी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पर हमने कुछ जो देखिए, बजट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और इतने बड़े बजट को एक वीडियो में या इतने बोर्ड पर समेटना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैंने किसी तरह से मतलब जो प्रमुख और महत्वपूर्ण चीजें थी उनको यहाँ पर नोट करने का प्रयास किया है। हो सकता है छोटा लिखा होगा, आपको थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक एक पॉइंट को बाकायदा बारीकी से समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ में वो पूरा बताऊंगा कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ताकि आप नोट्स बनाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, मेरा आपको सुझाव ये है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं शॉर्ट में लिखी हैं, मैं उनको विश्लेषण करके पूरा बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और ये कैसी योजना, मतलब पूरा उसका डिटेल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको इसकी जो पीडीएफ है जो मैंने नोट की है, नोट्स इसका जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बात नहीं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर से वही समस्या होगी जो होती आई है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर मेरे साथ आप एक बार समझ लेंगे तो आपको पीडीएफ पढ़ने में तब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को मेरे साथ देखते रहिएगा जब तक हम वीडियो के पढ़ा रहे हैं आपको और एक एक बात को समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे या सिर्फ पीडीएफ के भरोसे रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप बजट की सारी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और बजट क्या होता है आप ये भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, कहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये भी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन भी है और निवेदन ये है कि दोस्तों जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि पिछले टाइम से मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश विशेष की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है, या फिर मैंने लोकसभा चुनाव पे डाला था, ठीक है, या फिर जो और भी कई मैंने आपको जो है वीडियो डाले हैं। तो देखिए, वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद वीडियो को ऑनलाइन ना देख करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके रख लेते हैं, फिर बाद में उसको आप देखते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप डाउनलोड करके रख लीजिए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे निवेदन और सुझाव ये है कि एक बार आप वीडियो को ऑनलाइन प्ले कर दिया करिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हमारे कितने व्यूअर्स वास्तव में एक्टिव हैं और कितने लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट जो हमारे व्यूअर्स उनको पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्ट लोग कितने हैं, हमें कितने लोग देख पा रहे हैं, यानी कहां तक कितने लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक बार आप वीडियो को ऑनलाइन प्ले कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चलाइए, भले ही आप पूरा ना चलाए वो अलग बात, अगर पूरा ऑनलाइन देखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अगर आप देखते आपको डाउनलोड ही करना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप उसको जो है एक बार ऑनलाइन चला दिया करिए। मेरी गुजारिश है, इस बात को प्लीज मान लीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे एक्चुअल व्यूअर्स का पता चल सके, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर की हम शुरुआत करते हैं आज के बजट की। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से यूपीएससी, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, खंड शिक्षा अधिकारी में और जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न आ ही जाएंगे। इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छा लेक्चर होगा आज का। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले
कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस बार जो बजट पेश किया गया है, इस बजट का कुल आकार कितना है, यानी कि कितना आकार है इसका, कितने करोड़ रुपए का बजट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 30,42,230 करोड़ रुपए का कुल बजट है। जो उसका कुल आकार है वो है 30,42,230 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये बजट जो है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया था, ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न ये बताना है कि इससे पहले बजट कब पेश किया जाता था, ठीक है। ये नई व्यवस्था लागू हुई है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है संसद में, इससे पहले बजट कब पेश किया जाता था, ठीक है। जो इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, तो उनके द्वारा ये संसद में बजट पेश किया गया है, ठीक है। और इन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है, ठीक है। यानी कि जो पिछले साल का वर्ष 2019-20 का बजट था वो भी इन्होंने सीतारमण जी ने पेश किया था। तो ये उनका अपने पद पर रहते हुए लगातार दूसरा बजट है, और ऐसा करने वाली ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट पेश किया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मोदी सरकार है, जो इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है, 2019 से लेकर के 24 तक, तो इनके दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट भी है, ठीक है। 19-20 वाला पहला बजट था, ये 20-21 का दूसरा बजट है। तो ये भी जरूरी है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है, ठीक है। और ये जो बजट भाषण का जो संसद में पढ़ा गया था, ये अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 40 मिनट थी, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे लंबा बजट भाषण ये था। जरूरी बात यह भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो हमारा टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी अर्थव्यवस्था है, वर्तमान की तुलना में वर्ष 2024 में जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था होगी वो लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। ये मतलब टारगेट रखा गया है, ये प्राप्त करना है कब तक, 2024 तक, ठीक है। बहुत जरूरी है याद रखना, 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करनी है, ठीक है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से, ठीक है। और इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और जो इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है वो लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर रुपए का है, ठीक है। तो 3 लाख करोड़ डॉलर पर से बढ़ा करके 5 लाख करोड़ डॉलर करना है, कब तक, वर्ष 2024 तक करना है, ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा गया है। अभी जो 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की, इससे पहले इसकी जो प्रथम 4 है वो है अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ठीक है। ये 4 पहली अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पर भारत है, ठीक है। और जो इस समय हमारे बजट का जो राजकोषीय घाटा है वो देखिए, यहाँ पर 3 हमने आंकड़े लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। जो 3.3 है ये वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान है, ठीक है। यानी कि जो जब पिछले वर्ष 2019-20 में बजट पेश किया गया था तो ये 3.3% ये बजट अनुमान का राजकोषीय घाटा था, ठीक है। लेकिन फिर ये घाटा बढ़ गया, ये हो गया 3.8। कब, 2019-20 के बजट में ये क्या था, ये संशोधित अनुमान हो गया, ठीक है। संशोधित किया गया, 3.3 से 3.8 हो गया। तो बजट 2019-20 के ये संशोधित अनुमान है, ठीक है। और ये क्या है, ये बजट 2020-21 का ये बजट अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में 3.5% राजकोषीय घाटा रहने की उम्मीद है, ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। और जो हमारी जीडीपी है, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें किन किन क्षेत्रों की कितनी हिस्सेदारी है ये आपको मैं बता दूं। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 15.8%, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है 29.7% और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है 54.5%, ठीक है। इन क्षेत्रों से मतलब ये है कि जो प्राथमिक क्षेत्र वहां पर जो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य वगैरह ये सब आते हैं, बागवानी है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, जो उद्योग है या जो परिवहन वाली जो उद्योग वगैरह धंधे हैं वो किसमें आते हैं,
द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय में जो भी सेवा क्षेत्र है, ठीक है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। एक प्रमुख बात ये भी है कि वित्त आयोग ने जो केंद्रीय करों से राज्यों का हिस्सा होता है वो 1% कम करने की सिफारिश की है, यानी कि जो भी केंद्र सरकार कर इकट्ठे करती है उसमें जो राज्य सरकारों का हिस्सा होता है उस हिस्से में 1% की कटौती की गई है, यानी कि उसमें से अभी तक राज्य सरकारों का हिस्सा 42% हुआ करता था, अब 1% कम होकर के ये 41% कर दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात है जो बजट में नई बात थी वो है क्वांटम प्रौद्योगिकी या क्वांटम भौतिकी, और सरकार ने इसके लिए, इस पर रिसर्च के लिए आगे जो है शोध के लिए एक इस पर 5 वर्ष की योजना बनाई गई है, तो उस पर शोध के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। याद रखिएगा, क्वांटम प्रौद्योगिकी या क्वांटम भौतिकी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या होती है, देखिए ये बहुत ही कंप्यूटर का बहुत ही विकसित क्षेत्र, जिससे का आप एआई सुना होगा आपने, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी इससे भी आगे बढ़कर की ये चीज है, ठीक है। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने जल्द, जैसे कि सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर के ये आगे की बात है, ठीक है। तो अभी इस पर हम और किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे क्वांटम भौतिकी पर, जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि ये सुपर कंप्यूटर से भी आगे की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे भी आगे की बात हो रही है इसमें क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चीजें दी गई, जैसे कि शिक्षा में, कृषि में, पशुपालन में, उद्योग में, कृषि परिवहन में, संस्कृत में, स्वास्थ्य में, ठीक है। तो किन किन क्षेत्रों में प्रमुख योजनाओं को या कहां कहां पर कितना बजट आवंटन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो आयकर स्लैब है, ठीक है, जो इनकम टैक्स की जो स्लैब सीमा बनाई गई है, कितने इनकम टैक्स को छूट प्रदान की गई है और कितने पर कितने परसेंट लगाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीमा जो अभी तक 0 से 2.5 लाख थी, ठीक है, 2.5 लाख तक जो टैक्स सीमा थी ये अब बढ़ा दी गई है। अब 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यानी जो भी आपकी इनकम है उस पर 5 लाख रुपए अगर आप तक कमाते हैं तो छूट उसमें प्रदान की गई है, ठीक है, टैक्स फ्री है, इस पर कोई कर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से अगर आप 12.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 20% देना होगा। 12.5 से अगर आप 15 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 25% देना होगा। और अगर आप 15 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, जितनी अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम आपकी है तो आपको 30% यानी 30% आपको उस पर टैक्स भारत सरकार को देना होगा, ठीक है। तो ये टैक्स स्लैब थे, एक बार नजर मार लीजिएगा। विशेषता आपको ध्यान रखना है कि 5 लाख तक जो है टैक्स फ्री है, छूट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा की, ठीक है, कि शिक्षा में क्या क्या नया किया जा रहा है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, सबको कंबाइंड बात हो रही है। 99,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है पूरी शिक्षा के लिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया गया है, एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और साथ ही साथ भारत में अध्ययन कार्यक्रम, ठीक है, क्या है नाम, भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत इंडसेट को एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में शुरू करना, ठीक है। इंडसेट का एक सैटेलाइट प्रोग्राम है जो इंडिया और जो है एशिया और अफ्रीकी देशों में इसको प्रारंभ करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो सेट से मतलब यहाँ पर सैटेलाइट से है, ठीक है। तो सैटेलाइट के माध्यम से एशिया और अफ्रीकी देशों में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के तहत शिक्षा का प्रसार किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एशियाई और अफ्रीकी देश यहाँ पर दिए गए हैं, तो विकल्प में अगर ऐसा कुछ भी आता तो आप ध्यान रखिए कि एशिया और अफ्रीका की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो शिक्षा हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आइए, ठीक है। तो कुल स्वास्थ्य के लिए लगभग 69,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। पीएम आरोग्य योजना आपने पहले पढ़ी होगी, ठीक है। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कार्यक्रम देश में चल रहा है टीबी को हराने के लिए, ठीक है। भारत को
टीबी मुक्त बनाने के लिए कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है, तो है 2025 तक। ठीक है, और जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गैस ग्रिड कार्यक्रम को और बढ़ाया गया है, यानी कि जो गैस की पाइपलाइन जो बिछाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो ग्रिड बनाए जाते हैं उनको और बढ़ाया जाएगा। तो अभी उनकी जो लंबाई 16,200 किलोमीटर है, इसको 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और भारत नेट कार्यक्रम योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। और इसमें क्या होगा कि 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ना। ठीक है, यानी जो भारत नेट कार्यक्रम क्या है कि जो ग्राम पंचायतें हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को सुगम बनाना, और जो फाइबर लाइन है वहां पर बिछाई जाएगी ताकि प्रत्येक पंचायत को भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से नेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो कृषि ऋण के लिए इस बजट में 15 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, यानी जो किसानों को ऋण दिया जाता है उसके लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, और देश में कृषि सुधारों को लागू करने के लिए एक 16 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए देश में कृषि सुधारों को लागू करने के लिए एक 16 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और एक किसान रेल चलाई जाएगी। ठीक है, और इसके माध्यम से जो जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं जैसे कि दूध है, मांस है, मछली है, ठीक है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किसान रेल का परिवहन किया जाएगा। ठीक है, ये PPP मॉडल के आधार पर, यानी कि निजी भागीदारी के तहत किसान रेल चलाई जाएगी ताकि इन खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से भेजा जा सके और इनका अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जा सके। साथ ही साथ कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना का प्रावधान किया गया है, यानी कि हवाई जहाज एरोप्लेन के माध्यम से जो कृषि उत्पाद है उनको देश के अंदर और देश के बाहर भी जल्दी से जल्दी और कम समय में पहुंचाया जा सके ताकि उनका अधिकतम लाभ लिया जा सके और किसानों को भी अधिकतम लाभ मिल सके। इसके लिए कृषि उड़ान योजना चलाई गई है। ठीक है, और इस बजट में 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जो आपको PDF रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहां पर देखेंगे। तो जो थोड़ी सी टफ थी वो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, बाकी जो कुछ और आसान चीजें हैं वो वहां पर लिखी हुई हैं, वहां से पढ़ के आप समझ जाएंगे। अगला देख लेते हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस विभाग को कुल 27,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है और यहाँ पर 5 नवीन स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रावधान किया गया है, यानी 5 नवीन स्मार्ट सिटी भी विकसित की जाएंगी। ठीक है, और एक योजना बनाई गई है निर्विक योजना। ठीक, इसमें क्या होगा कि अधिक निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, जो निर्यात से संबंधित ऋण हैं उनको अधिक से अधिक उनका वितरण किया जा सके, इसलिए एक योजना बनाई गई है निर्विक योजना का जो है चलाई जाएगी इसके लिए। और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की भी शुरुआत की गई है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की भी शुरुआत की गई है। अगला है परिवहन और पत्तन के बारे में, जलमार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 550 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा दी जाएगी। इस बजट में प्रावधान किया गया है कि 550 और नए स्टेशनों में जहां पर वाईफाई नहीं है वहां पर वाईफाई सुविधा कराई जाए। 27,000 किलोमीटर रेल लाइन को विद्युतीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी जहां पर डीजल लाइन है या छोटी लाइन है तो उनमें विद्युतीकरण किया जाएगा। कितनी? 27,000 किलोमीटर रेल लाइन को विद्युतीकृत किया जाएगा। साथ ही अर्थ गंगा संकल्पना योजना है, इसके तहत क्या होगा, नदी के तटों पर
आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए, यानी जो नदी के तट हैं उन पर आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकें, आर्थिक रूप की जो भी चीजें वहां पर संपन्न हो सकती हैं उनको संपन्न कराने के लिए अर्थ गंगा संकल्पना योजना चलाई जा रही है। और जो वर्तमान में हवाई जहाज हमारे देश में लगभग 600 के आसपास हवाई जहाज है, इनको बढ़ा करके 1200 करने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, और अंतिम हम देख लेते हैं संस्कृति और पर्यटन स्थलों के बारे में। तो 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक, जो हमारे पुरातत्व स्थल है जहाँ से पहले जो है कुछ प्राप्त हुए थे, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ते आए ना। ठीक है, जैसे कि राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। शिव सागर कहाँ पर है, असम में है। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है। और आदिचनलूर ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा, इनको और विकसित किया जाएगा ताकि लोग पर्यटन के लिए यहाँ पर आकर्षित हो सकें। साथ ही साथ एक जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा, कहाँ पर, रांची झारखंड में बनाया जाएगा। और पोत संग्रहालय लोथल, ठीक है, आपको पता है कि लोथल गुजरात में एक जगह है जहाँ पर से जो पुराने पोत वगैरह थे ना उनको मतलब कारखाना मिला था, तो लोथल जगह वहाँ पर जो पोत संग्रहालय बनाने का वो प्रावधान किया गया है कि वहाँ पर जो है एक जो भी जितने पुराने पोत हैं या नए पोत हैं तो उनको वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, एक संग्रहालय बनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बजट के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी, मतलब मैंने अधिकतम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। बाकी का जो भी मटेरियल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी आप देख पाएंगे, जैसी वीडियो होगा उसके 1 घंटे बाद आपको तुरंत मिल जाएगा ताकि आप आराम से नोट्स बना सकें और बजट को आराम से पढ़ सकें। ठीक है, इस पर जो भी प्रश्न भी बन सकते हैं वो भी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और यूपी का बजट आपको पढ़ना है तो चैनल पर उपलब्ध है, ऑलरेडी पहले से वीडियो इसका बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे करंट टॉपिक में, तो यूपी बजट वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो केंद्रीय बजट और यूपी बजट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। अब जल्दी ही हम क्या करेंगे, आपके जो बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मिनरल्स पर यानी खनिज पर, बागवानी पर और फलों पर, सब्जियों पर और जो खनिज संसाधन है या जो वन रिपोर्ट है, ठीक है, इन पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो हम उस पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जल्दी से आपको इसके वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले, मैं आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।